लगभग शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी अब जमीनी स्तर पर कार्य करती दिखाई दे रही है। आज पलिया विधानसभा में एक सभा का आयोजन किया गया है, प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, संविधान सम्मान रैली कार्यक्रम किया गया है। लेकिन ऐसे में तमाम जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर मैं बात करूंगा। मेरे साथ इस वक्त मनीष जी हैं जो यहाँ के इस समय मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। मैं उनसे सवाल करूंगा, सर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो कार्य है और आज का जो आपने प्रेस वार्ता के किस संदर्भ में क्या है? उत्तर प्रदेश की कुनीतियों के खिलाफ हम पूरे प्रदेश में संविधान संवाद के हम कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम न सिर्फ जो प्रदेश के बड़े मुद्दे हैं उसके साथ लोकल मुद्दों को भी उठा रहे हैं। 24 जनवरी को सीतापुर से ये संविधान संवाद सम्मेलन शुरू हुए थे और 12 मार्च को ये आयोजित होना है पलिया में। ब्रिज मौर्य जी हमारे यहाँ के संयोजक हैं, इस कार्यक्रम को करेंगे, हमारे किसान कांग्रेस के चेयरमैन हैं। हम लोकल मुद्दों को, इलेक्शन का वर्ष है, जनता के बीच सच को जाना चाहिए। किस तरीके से सोशल मीडिया और जो इनके हित की मीडिया उसका दुरुपयोग करके ये लगातार अपने फेवर की बात बता रहे हैं जो गलत है। अगर आप आंकड़ों को देख लें, आप चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, आप पॉवर्टी रेशियो की बात कर लें, आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लें, सब पर बुरी तरीके से ध्वस्त है। लेकिन ये एक रोजी पिक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक चीज आपने कहा कि लोकल चीजों को आप गौर कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं पलिया विधानसभा की बात करूं, इस वक्त कहीं की भी बात करता हूं, किसानों की समस्या सबसे सर्वोपरि है और जो कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के हित की बात करती है। लेकिन ऐसे में किस नजरिए से आप देख रहे हैं भुगतान अभी यहाँ पर चीनी मिल का रुका हुआ है, बाढ़ से किसान परेशान है और तमाम जो जंगल के वन्यजीव है वो भी खेतों में पहुंच रहे हैं, उसका नुकसान क्या कहना चाहेंगे? किसान और गाँव की जो रीढ़ थी मनरेगा, उसके खिलाफ 3 जनवरी से हम आंदोलनरत हैं। मनरेगा बचाओ संग्राम हमारा चल रहा है। चौपाल हम उत्तर प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा चौपाल आयोजित कर चुके हैं। और अभी किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला जी लखनऊ आए थे, वहाँ पर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और एक संवाद कार्यक्रम शुरू किया है किसानों से कि जो अमेरिका से ट्रेड डील हुई है कैसे इसमें उनको धोखा दिया जा रहा है। 10 लाख से ऊपर पैम्पलेट हमने बनाए हैं किसानों को जानकारी देते हुए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है। तो हम लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और उन्हें सच बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार आपको धोखा दे रही है। अगर बात करें मौजूदा सरकार की, जो बीजेपी सरकार है, तमाम जो योजनाएं कांग्रेस ने शुरू की थी, आरोप है कि वही योजनाएं दोबारा बदल नए नाम से जमीनी स्तर पर आ रही, क्या कहेंगे इसके? 2014 में जब इनकी सरकार बनी तो 100 दिन बाद इन्होंने एक बुकलेट बनाई कि हमने क्या किया, तो बुकलेट छप गई। फिर साहब पता चला कि जितने बुकलेट में योजनाओं का चर्चा था वो सब तो कांग्रेस सरकार की थी। फिर आनंद फानंद में उस बुकलेट को हटाया गया। तो आप तमाम योजनाएं देखिए, सिर्फ योजनाओं का नाम बदलते हैं। कोरोना के समय जिस योजना ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया वो कौन सी योजना थी? मनरेगा। मनरेगा किसने शुरू की? हमने तो एक्ट बनाकर लोगों को ताकत दी थी, किसानों को। इन्होंने स्कीम बनाकर उस ताकत को खत्म कर दिया। अच्छा, एक चीज और भी है जो तमाम समस्याओं की अगर हम बात करें, आपने एक SIR का मुद्दा उठाया, तो SIR जो इस वक्त लगभग काफी जनता परेशान है, उसके फॉर्म को लेकर आए दिन नोटिस आ रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? SIR पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है क्योंकि SIR की चर्चा कहीं भी पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1960 में नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन लेकर आया है और आज तक हमेशा ये होता रहा कि उसके जो इन्यूमरेटर थे वो लोगों को घटाते बढ़ाते थे, वहाँ घर घर घूमते थे। अब की पहली बार जनता को लंबा चौड़ा फॉर्म दे दिया गया। अच्छा, एक चीज मैं बात करना चाहूंगा, जैसे NRC और CA का जो आंदोलन चल रहा था वो लागू करने के बाद आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या SIR से जोड़ के देखते हैं या 1995 के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिटीजनशिप तय करने का आपका काम ही नहीं है, लेकिन चूंकि NRC और CA में मात खाए हुए थे तो इन्होंने क्या ये ले आया इलेक्शन कमीशन को बीच में। इनको पता ही नहीं कि इलेक्शन कमीशन को इस बात का अधिकार ही नहीं है कि सिटीजनशिप तय करे, उसके लिए होम मिनिस्ट्री है। तो ये पूरी तरीके से असंवैधानिक प्रक्रिया है जो ये कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस समय अनामिका जी हैं जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। देखिए, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। महिला में मैंने देखा है कई समस्याओं में महिलाओं का आप लोग खड़े हैं, लेकिन अगर हम जमीनी स्तर की बात करें, आप लोग महिलाओं के लिए आगे क्या करना चाहेंगे जब आपकी सरकार हमारी सरकार आएगी? सबसे पहले हम महिला सुरक्षा पे काम करेंगे। आज आप ये देख लीजिए कि भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा अगर कोई असुरक्षित है तो महिलाएं हैं। इस कदर असुरक्षित हैं कि अब माएँ भी अपनी बेटियों को दूसरे शहर में भेजने से डरती हैं। आप चाहे वो लखीमपुर की घटना देख लीजिए, उन्नाव की घटना देख लीजिए, इन मुद्दों को उठाने के लिए हमेशा महिला कांग्रेस ही रोड पर आई है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मौजूदा सरकार लगातार देख रहा हूँ यहाँ पर प्रशासन को लगातार कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कई योजनाएं प्रशासन के द्वारा की गई, क्या कहेंगे उसको? सब फेल है, झूठ है। आप खुद बताइए ना, NCR भी इन्हीं की तो संस्था है, हमने तो बनाई नहीं है।
हम तो अलग से ये कांग्रेस के ऑफिस से तो ये निकल नहीं रहा है रिपोर्ट की कांग्रेस ने बता दिया कि यूपी नंबर 1 है महिला रेप में, महिला अत्याचार पर। ये तो एनसीआरबी के आंकड़े हैं ना, तो ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। इन्होंने महिला आयोग का जो गठन किया उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है? आप एक कोई घटना बता दीजिए महिलाओं के खिलाफ जिसमें कि महिला आयोग, जो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की महिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस घटना को लेकर किसी भी लड़की के पास, किसी भी महिला के पास वो गई हो और उसकी लड़ाई लड़ी। क्या आप लोग जब जाते हैं किसी भी समस्या, क्या महिलाएं जो है अपना जो दर्द व्यक्त करती हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को सर्वोपरि मानती हैं या बीजेपी सरकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जाते हैं, उनका अटैचमेंट हमसे होता है और उनको मालूम है कि वो बीजेपी सरकार में कितनी असुरक्षित हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। और यहाँ पर इस वक्त मौजूद है अमित राय जी, जो चेयरमैन है शिक्षक प्रकोष्ठ के। मैं शिक्षा की बात करता हूँ। शिक्षा इस वक्त जो हालात है, मौजूदा हालात की बात करूँ, अगर मैं साहित्य की बात करूँ, साहित्य भी 0 स्तर पर पहुंच चुका, शिक्षा का स्तर कहाँ पहुंच चुका सभी जानते हैं। आप इसके लिए क्या कर रहे हैं कि शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को हर वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकारी स्कूलों की व्यवस्था की थी। यह सरकार उसी पे हमला कर रही है। यह इसकी सोच है कि शिक्षा कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के पास ही रहे, इसीलिए पूरे की पूरी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इनकी NEP आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि केवल डिग्रियां बांटने का अच्छा, काम हो रहा है। एक चीज मैं रोकना चाहूंगा आपसे। अभी एक हाल ही में एक योजना चलाई गई है कि विद्यालयों में न्यूज़पेपर का चलन है, बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ाया जाए। आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? अगर हम छोटे बच्चों की बात करें या जूनियर की बात करें, तो आपको लग रहा है क्या वो अखबारों की ओर आकर्षित होंगे या सीनियर वर्ग की ओर बात करें? इस समय जो मौजूदा हाल चल रहे हैं, सेलफोन सबसे ज्यादा है, मतलब सोशल मीडिया सबसे, इसके दौर में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो पहले भी चलता रहा है। हर कॉलेज में वाचनालय होता था, जिसमें लाइब्रेरी में किताबें और उसके साथ रोज की पत्र पत्रिकाएं आती थी। तो यह व्यवस्था तो इन लोगों ने बंद कर दिया था। अब इसको अगर ये फिर से शुरू कर रहे हैं तो एक अच्छी नहीं, एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा आपको। जो साहित्य है, इस वक्त साहित्य का स्तर बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू बचा है। मैं चाहता हूं तमाम जो समस्या है, अभी भी कई पत्र पत्रिकाएं बाजारों में मिलना बंद हो चुकी हैं, स्टॉल चले गए हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या आवाज उठा रहे हैं? जब पढ़ लिखने की व्यवस्था ही समाप्त कर दी जाएगी तो फिर कोई साहित्य हो या कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र में किताबें कौन पढ़ेगा? और यह व्यवस्था आप देखिए कि आज आपके लखीमपुर में भी होंगे प्राइवेट कॉलेज होंगे, आप वहाँ जाइए, शिक्षक और छात्र रोज नहीं दिखेंगे, लेकिन परीक्षाएं होंगी तो पूरा कॉलेज भरा रहता है, पूरी भीड़ लगी रहती है। अभी भी कई समस्याएं कॉलेजों में, पूरे टीचर नहीं है, मतलब अभिभावक काफी शिकायत करते हैं, उस पर भी कोई कुछ? वही तो हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन में तो यही खेल खेला जा रहा है। न शिक्षक है नहीं, लेकिन डिग्रियां बट रही हैं, पढ़ाई हो नहीं रही है, लेकिन 80 से 90% रिजल्ट आ रहा है। तो यह कहाँ से आ रहा है? यह सारी व्यवस्था यही की जा रही है कि शिक्षा को समाप्त कर दिया जाए, लोगों की सोचने और तर्क करने की शक्ति समाप्त हो जाए, फिर हम उनको जैसे बरगलाना चाहे बरगला। चलिए, बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के। लगातार आप देख रहे हैं कि शिक्षा का स्तर कहाँ पहुंच गया, साहित्य कहाँ पहुंच गया। ये काफी सोचनीय विषय है, इस पर विचार विमर्श करने का विषय है जो कांग्रेस पार्टी इस वक्त कर रही है। जो मेरे क्वेश्चन पुटअप किए गए थे, उन क्वेश्चन पे वो कितना, उन सवालों पर कितना खरा उतरती है। क्या साहित्य या शिक्षा का स्तर बना रहेगा या आगे जो आगे आने वाली पीढ़ी है, क्या शिक्षा के स्तर को बेहतर तरीके से समझ सकती है? ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन राजू के साथ फारूक हुसैन, FH न्यूज़, लखीमपुर खीरी।